Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all fine. आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप रेजोल्यूशन। पार्टनरशिप रेजोल्यूशन मींस कि जब एक बिजनेस डिसॉल्व हो जाता है, मींस कि बिजनेस एंड हो जाता है, और इसकी क्या वजह हो सकती है कि इन केस देयर आर क्लैशेस अमंग द पार्टनर्स, या लो प्रॉफिट्स फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों से बिजनेस को लॉस हो रहा है, या प्रॉफिट्स ठीक नहीं आ रहे, या बाज़ दफ़ा क्या होता है टू कन्वर्ट पार्टनरशिप बिजनेस टू अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये भी एक किस्म की रेजोल्यूशन है कि पार्टनरशिप बिजनेस ख़त्म हो जाएगा और वो कंपनी के पास चला जाएगा या कंपनी में चेंज हो जाएगा एटसेट्रा। तो जब बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस डिसॉल्व होता है, सो पार्टनर्स के पास टू ऑप्शन होती हैं। वो क्या हैं? ऑप्शन ए कि पार्टनर्स जो हैं वो अपने बिजनेस के जो एसेट्स हैं वो एक एक करके मार्केट में बेचें, और जिस पार्टी के पैसे देने हैं लाइबिलिटीज पे बैक करें, एंड शेयर एनी रिमेनिंग अमाउंट अमंग द पार्टनर्स, जो पैसे बच जाएं वो आपस में शेयर कर लें। इसके बाद ऑप्शन बी क्या होती है पार्टनर्स के पास कि वो अपना बिजनेस जो है वो सेल कर दें या कन्वर्ट कर दें, सेल और कन्वर्ट द होल पार्टनरशिप बिजनेस टू एनी जॉइंट स्टॉक कंपनी, कि या वो बेच दें या कन्वर्ट कर दें कंपनी में, और क्या होगा, पार्टनर्स विल बिकम शेयर होल्डर्स ऑफ दैट कंपनी, कि जो एक्स पार्टनर्स थे वो उस कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाएंगे। सो दीज आर द टू ऑप्शंस विद पार्टनर्स। इनमें से वो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम आज की डिस्कशन में ऑप्शन ए को सेलेक्ट करेंगे, ऑप्शन ए को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेजर अकाउंट्स टू प्रिपेयर इन केस ऑफ पार्टनरशिप रेजोल्यूशन, कि जब एक पार्टनरशिप बिजनेस डिसॉल्व होता है तो कौन कौन सी अकाउंटिंग होती है, लेजर अकाउंट्स कौन कौन से बनते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू प्रिपेयर रेजोल्यूशन अकाउंट या रियलाइजेशन अकाउंट। इसके साथ साथ हम प्रिपेयर करते हैं बैंक अकाउंट, और साथ ही साथ हमने बनाने होते हैं कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ईच पार्टनर, के कैपिटल अकाउंट्स के अंदर हमें पता चलता है कि एट द एंड ऑफ द डे किसी भी पार्टनर को हमने कितने पैसे आज देने हैं। सो हियर इज ऑप्शन ए का रेजोल्यूशन अकाउंट। रेजोल्यूशन अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट बोथ आर सेम। तो ये हम कैसे बनाते हैं? अगर आपको याद हो तो हमने एएस में भी ये किया हुआ है। सो व्हाट इज द टेक्निक कि जिस दिन बिजनेस एंड हो रहा है उस दिन के सारे एसेट्स हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। व्हेन वी से ऑल एसेट्स, इट मींस करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स, सारे के सारे एसेट्स एक्सेप्ट बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट हम अलग से बना रहे होते हैं। सो बैंक की वैल्यू या बैंक का बैलेंस यहाँ पे नहीं आना। उसके बाद क्रेडिटर्स, जिन सप्लायर्स के पेएबल्स हैं वो क्रेडिट साइड पे आ जाएंगे। अब यहाँ से रेजोल्यूशन अकाउंट स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जब हम एसेट्स को सेल आउट करेंगे, एक एक करके हमने एसेट सेल आउट करना है, तो क्या होगा, जब कोई भी एसेट सेल होगा तो रेजोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और इसके अगेंस्ट बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है सेल ऑफ एसेट्स, और ब्रैकेट में लिख दिया गया है फॉर अंडरस्टैंडिंग कि बैंक अकाउंट के इसका जो डेबिट इफेक्ट है वो बैंक अकाउंट में गया है। इसके साथ जिन जिन सप्लायर्स के हमने पैसे देने हैं उनको जब हम पे करेंगे तो क्या होगा, हमारा रेजोल्यूशन अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे ब्रैकेट में इसलिए बैंक अकाउंट लिख दिया गया ताकि समझ आ जाए कि हाँ जी इसकी जो सेकेंड इफेक्ट है वो बैंक अकाउंट में किया है। इसके साथ साथ एक और वैल्यू हमें नज़र आ रही है जो कि है जी रेजोल्यूशन कॉस्ट
या डिसोल्यूशन एक्सपेंस। तो जब हम बिजनेस को वाइंड अप करते हैं तो एसेट्स सेल आउट करने होते हैं। सो जो बिग एसेट्स होते हैं उनको सेल आउट करने के लिए हमें बाज़ दफ़ा कोई ऑक्शन कंडक्ट करनी पड़ती है या किसी एजेंट को हायर करना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ों पे जो एक्सपेंस आता है वो डिसोल्यूशन का एक्सपेंस है और इसको भी हम अपनी कैलकुलेशन में कंसीडर करते हैं। सो इट्स अ पेमेंट। तो होगा क्या, डिसोल्यूशन अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाता है इसके अगेंस्ट। सो आफ्टर पुटिंग दिस डिसोल्यूशन कॉस्ट और डिसोल्यूशन एक्सपेंस, हम इस डिसोल्यूशन अकाउंट को बैलेंस ऑफ करते हैं। अगर तो इसकी क्रेडिट साइड हैवी हो तो जो डिफरेंस होगा, जाहिर है वो डेबिट साइड में हम लिखेंगे और वो जो डिफरेंस होगा दैट विल बी प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन। और ये जो प्रॉफिट है ये पार्टनर्स में शेयर होना है और पार्टनर्स में जो शेयर होना है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के मुताबिक होना है। इसी तरह से अगर क्रेडिट साइड डाउन हो गई और डेबिट साइड हैवी हुई तो जो डिफरेंस होगा वो हम क्रेडिट साइड पे लिख रहे होंगे और ये लॉस ऑन रेजोल्यूशन होगा और ये जो लॉस है ये भी पार्टनर्स में शेयर होना है। अच्छा, आप देखें कि जब हम ये प्रॉफिट यहाँ पे लिख रहे हैं और जब हम पार्टनर्स के शेयर्स यहाँ से निकालेंगे प्रॉफिट शेयर्स, तो जब हम यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख रहे हैं तो पार्टनर्स का जो कैपिटल अकाउंट होगा वो इसके अगेंस्ट क्रेडिट होगा। मींस कि जो डिसोल्यूशन का प्रॉफिट है वो किसी भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होना है। और इसी तरह यहाँ पे जो लॉस है जो इस वक्त हमें क्रेडिट साइड पे नजर आ रहा है, जब हम इसको शिफ्ट करेंगे टू दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो वहां पे ये कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आ रहा होगा, जो कि डिसोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे नजर आ रहा है, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे चला जाएगा। अब एक चीज ध्यान में रखें कि एक वक्त में कोई एक चीज होनी है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, दोनों तो हो नहीं सकते। तो दोनों यहाँ भी इसलिए लिख दिए गए कि हमें उसकी डबल एंट्री समझ आ जाए कि प्रॉफिट होगा तो फिर क्या होना है और अगर लॉस होगा तो फिर क्या होना है। सो हियर इज बैंक अकाउंट कि हाउ टू प्रिपेयर बैंक अकाउंट। इट्स अ सिंपल लेजर अकाउंट जो कि बहुत बेसिक अप्रोच के साथ हम बना रहे होते हैं। तो देखिए, बैंक का जो अपना बैलेंस है एट द एंड ऑफ द डे फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमें मिल जाएगा। तो अगर तो ये डिपॉजिटेड बैलेंस है तो डेबिट साइड पे डेबिट बैलेंस, और अगर ओवरड्राफ्ट होगा तो वही बैलेंस हम क्रेडिट साइड पे लिख लेंगे। हमने यहाँ पे अज्यूम किया कि जी जो बैंक का बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है। अच्छा, उसके बाद ये देखें, हियर आर रिसीव्स फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। थोड़ी देर पहले जब हम डिसोल्यूशन अकाउंट देख रहे थे तो डिसोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट हुआ था विद द सेल ऑफ एसेट्स, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट में वो डेबिट साइड पे वैल्यू आ जानी है। क्यों? क्योंकि ये अमाउंट बैंक में रिसीव हो रही है और हमें पता है कि रिसीविंग्स बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होती है। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि ये डिसोल्यूशन अकाउंट से वैल्यू आई है कि जब हमने डिसोल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट किया था तो बैंक अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो रहा है। इसके बाद जब हमने सप्लायर्स को पे करना है, पेमेंट ऑफ द लाइबिलिटीज या पेमेंट टू द सप्लायर्स, तो डिसोल्यूशन अकाउंट में डेबिट होना है और यहाँ पे बैंक अकाउंट आप देख सकते हैं कि क्रेडिट हो रहा है। और यहाँ पे ब्रैकेट में इसलिए लिख दिया गया कि डिसोल्यूशन अकाउंट, कि इसका जो डेबिट इफेक्ट है वो डिसोल्यूशन अकाउंट में है। देन डिसोल्यूशन कॉस्ट या डिसोल्यूशन एक्सपेंस। अब ये जो एक्सपेंस या कॉस्ट है इट्स आल्सो अ पेमेंट। तो पेमेंट्स जो हैं वो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आती हैं। तो डिसोल्यूशन अकाउंट डेबिट हो गया और यहाँ पे बैंक अकाउंट में ये वैल्यू क्रेडिट साइड पे आ रही है। सो एट द एंड जितना बैंक का बैलेंस बचेगा, जो भी पैसे बच जाएंगे बैंक में, दे विल बी शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स। तो जितनी भी अमाउंट बच गई है वो पार्टनर्स में शेयर हो जानी है। और ये जो बाकी बचे हुए पैसे शेयर होने हैं, याद रखें यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फॉलो नहीं होनी। ये किस रेशो में होने वो हम थोड़ी देर में समझ जाएंगे कि किस तरह से ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट होने हैं।
बस इतना याद रख लें कि यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अप्लाई नहीं होगी। सो हियर इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो किसी भी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनना है, तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का अपना बैलेंस, उसके बाद करंट अकाउंट का बैलेंस साथ कंबाइन हो जाएगा, और साथ ही साथ रेजोल्यूशन का जो प्रॉफिट आया है उसका शेयर। हमने यहाँ पे बड़ी ही स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें ली हैं कि ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का आ गया। अब करंट अकाउंट का जो बैलेंस, सपोज क्रेडिट बैलेंस है, वो तो आ गया क्रेडिट साइड पे। इन केस किसी पार्टनर का करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस है तो वो फिर हम डेबिट साइड पे लिख देंगे। और इसी तरह से यहाँ पे रेजोल्यूशन का प्रॉफिट हमें नजर आ रहा है। सपोज रेजोल्यूशन का लॉस होगा, अगर लॉस होता तो वो फिर हम पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखते। अच्छा, तो इस वक्त हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये ओपनिंग बैलेंस है, ये करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है और ये रेजोल्यूशन का प्रॉफिट है। तो तीनों को कंबाइन करके जो वैल्यू बनी, दैट विल बी पेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट। तो जितनी भी अमाउंट यहाँ पे बनेगी वो बैंक से पे हो जानी है। और ये इस वक्त हमने किसी एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट पकड़ा। अब बिजनेस में 2 पार्टनर्स हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, तो जितने भी पार्टनर्स होंगे हर एक का कैपिटल अकाउंट ऐसे ही बनना है। और जितना भी इसका एंड बैलेंस होगा, दिस एंड बैलेंस विल बी पेड फ्रॉम द बैंक। कि कैपिटल अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। थोड़ी देर पहले जो हमने बैंक अकाउंट देखा, तो यहाँ पे जो बैंक अकाउंट में क्रेडिट होना है वो हर एक कैपिटल अकाउंट की जो एंड अमाउंट होगी, जो एंड पे बैलेंस सीडी आएगा, वो अमाउंट कैपिटल अकाउंट में डेबिट और बैंक अकाउंट में क्रेडिट। तो इस तरह से जो पार्टनर्स की बैलेंसिंग फिगर होगी या बैलेंस सीडी होगा, उसके मुताबिक हम बैंक से पे करते जाएंगे। तो इस तरह से हमने लेजर अकाउंट्स को सीखा कि रेजोल्यूशन में कौन कौन से लेजर अकाउंट्स बनने हैं। तो जैसा कि हमने बहुत शुरू में देखा था कि देयर आर 2 ऑप्शंस। आज की डिस्कशन में हमने ऑप्शन ए को देखा। नेक्स्ट क्लास में हम ऑप्शन बी को समझेंगे कि व्हाट इज इट्स अकाउंटिंग। तो ऑप्शन ए की अकाउंटिंग हमने समझी कि इसमें रेजोल्यूशन अकाउंट कैसे बनना है, बैंक अकाउंट कैसे बनना है, और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनना है। सो इसके बाद हम एक अदद क्वेश्चन करेंगे। सो हियर इज द क्वेश्चन। सो स्टार्ट करते हैं जी। DEF have been in partnership for many years, preparing accounts to 30th June and sharing profits and losses in the ratio 3:1, 3/6, 2/6, and 1/6. Due to declining profits, they decided to dissolve the partnership on 30th June 2013. So at the ending date, resolution date, this is statement of financial position. Here are non-current assets, then current assets, capital account balances for the 3 partners, तीनों partners के current accounts, then bank loan, current liabilities, and these are the details जैसे जैसे assets सेल हुए। ज़रा रिक्वायरमेंट को देखें। सबसे पहले हमें कहा गया कि जी रियलाइजेशन अकाउंट बनाएं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएं, फिर पार्टनरशिप बैंक अकाउंट बनाएं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाएं। सो ये देखें, ये क्या कह रहे हैं कि बिजनेस की जो लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग दे वर सोल्ड फॉर 10% अबव देयर नेट बुक वैल्यू। तो इसका मतलब क्या है कि ये देखें, ये हमने लैंड देखी, लैंड एंड बिल्डिंग है 195,000 की,
तो 195,000 का हम क्या करेंगे, 10% लेंगे, 10% लेंगे और 195,000 में ऐड कर देंगे। सो दिस इज द अमाउंट फॉर विच लैंड एंड बिल्डिंग वर सोल्ड। दोबारा से समझ लें, हमने क्या करना है, लैंड एंड बिल्डिंग की जो वैल्यू है इस वक्त 195,000, इसका हम 10% लेंगे और उस अमाउंट को वो आ जाएगा 19,500, उसको हम 195,000 में ऐड करेंगे। तो दिस इज द अमाउंट जितने का लैंड एंड बिल्डिंग्स सेल हो गए। अब इस वैल्यू को हमने क्या करना है, जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले सीखा कि रेजोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट और बैंक में हम इसको डेबिट कर देंगे। उसके बाद फिक्सर्स एंड फिटिंग्स रियलाइज्ड 80% ऑफ देयर नेट बुक वैल्यू। इसका क्या मतलब है कि ये जो फिक्सर्स हैं 32,645, सो इस वैल्यू का हम 80% ले लेंगे, 80% ले लेंगे। तो 80% जो हम लेंगे इतने के फिक्सर्स सेल हुए। सीधा सीधा 32,645 मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइड बाई 100, तो दिस इज द अमाउंट जितने के फिक्सर्स सेल हो गए। इसको फाइंड आउट करने की एक और भी टेक्निक है कि जब ये कहते हैं कि फिक्सर्स एंड फिटिंग्स रियलाइज्ड 80% ऑफ देयर नेट बुक वैल्यू, तो इसका मतलब है कि इस पर 20% लॉस हुआ। तो एक टेक्निक तो ये है कि हम सीधा सीधा 80% ले लें। सेकेंड टेक्निक क्या है कि मैं क्या करूं, 32645 का 20% लूं, तो जो 20% वैल्यू आएगी इसकी, उसको 32645 में से लेस कर लूं, तो फिर भी उसी अमाउंट पे हम पहुंच जाएंगे। अच्छा, अब इस वैल्यू को हमने करना क्या है कि सेम जैसे हमने पहले किया कि जितने के फिक्सर्स सेल हुए उस वैल्यू को हम रेजोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे और बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे लिख देंगे। नंबर 2 में हमें बताया गया कि ई took over a motor vehicle at an agreed valuation of 10,000, तो F took over a motor vehicle at a valuation of 7,500, the other vehicles realized 18,500। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मोटर व्हीकल जो हैं उसकी 3 तरह से डिवीजन हुई। एक गाड़ी ई ने ले ली। अब जो गाड़ी ई ने ले ली उसकी एंट्री क्या होनी है कि 10,000 के साथ हम रेजोल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और ई का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। अब ये चीज़ जब हम थोड़ी देर पहले टॉपिक डिस्कस कर रहे थे तो नहीं आई थी, तो कुछ चीज़ें क्वेश्चन की प्रैक्टिस में समझ आनी होती हैं कि हमने करना क्या है। क्योंकि ये गाड़ी एक पार्टनर ले रहा है तो रेजोल्यूशन अकाउंट ने क्रेडिट हो जाना 10,000 के साथ, और रेलेवेंट पार्टनर का, जिस पार्टनर ने ये गाड़ी ली है, उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। इसी तरह से जैसे एफ ने एक गाड़ी ली है 7,500 की, तो 7,500 के साथ हम क्या करेंगे, रेजोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट और दैट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब जो रिमेनिंग व्हीकल्स हैं, अदर व्हीकल्स रियलाइज्ड 18,500, इसका मतलब है कि जो गाड़ियां बच गईं वो 18,500 की सेल हो गई। तो सेल की एंट्री तो सिंपल है कि 18,500 की जो अमाउंट है वो रेजोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट और बैंक में डेबिट साइड पे आ जाएगी। नंबर 3 में है जी, इन्वेंट्रीज रियलाइज्ड $21,000। इन्वेंट्री जो सेल हुई $21,000 की, तो क्या करेंगे, रेजोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट एंड बैंक डेबिट। नंबर 4 में है जी, रिसीवेबल्स रेज्ड 15,750। तो जरा देखते हैं रिसीवेबल्स हैं कितने के। तो रिसीवेबल्स थे 19,765 के, लेकिन हमें जो रिसीव हो रहे हैं दे आर ओनली 15,750। तो रिसीवेबल की अमाउंट जो है वो हमें टोटल रिसीव नहीं हो रही, बल्कि नज़र आ रहा है कि कुछ अमाउंट हमें नहीं रिकवर हुई। तो याद रखें, ये जो अमाउंट हमें रिकवर नहीं हुई इसको हम यहाँ पे हाईलाइट नहीं करेंगे, ना ही उसको कोई बैड डेट्स वगैरह कंसीडर करेंगे। बस हमने उस वैल्यू को लेना है जो हमें रिसीव हो गई। तो 15,750 हम रेजोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे और बैंक में डेबिट साइड। इसके बाद जब हमने ट्रेड पेएबल्स को पे किया
तो कैसे? रेजोल्यूशन अकाउंट डेबिट और बैंक में क्रेडिट साइड पे। इसी तरह से रेजोल्यूशन की कॉस्ट है कि इसकी एंट्री हमने जैसे सीखी थी कि रेजोल्यूशन अकाउंट ने डेबिट होना और बैंक ने क्रेडिट हो जाना। तो ये तो थी कि जैसे जैसे एसेट सेल हुए और लाइबिलिटीज पे हुई, रेजोल्यूशन कॉस्ट आई, तो हम करेंगे क्या कि जब हमने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है तो तीनों पार्ट्स इकट्ठे शुरू किए जाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, तीनों तरह के लेजर्स इकट्ठे ओपन होने और उनमें हम ये वैल्यूज लिख देंगे कि देखें जैसा कि ये सारे के सारे एसेट्स रेजोल्यूशन अकाउंट में डेबिट साइड पे, ये दोनों इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स भी डेबिट साइड पे, जो ये बैंक बैलेंस है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये बैंक बैलेंस है, ये बैंक अकाउंट में डेबिट साइड पे चला जाएगा। तीनों पार्टनर्स के हम कैपिटल अकाउंट्स ओपन करेंगे और हर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड पे हम लिख देंगे। इसके बाद पार्टनर्स के जो करंट अकाउंट के बैलेंसेस हैं, तो ये जो पहले दो हैं डी एंड ई, ये दो क्रेडिट बैलेंसेस हैं। ये जो वैल्यू यहाँ पे लेस हो रही है इट मीन्स कि ये डेबिट बैलेंस है। बेसिक लेवल पे हम सीखते हैं कि करंट अकाउंट्स के जो क्रेडिट बैलेंसेस हैं वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के फेज पे ऐड होते हैं और जो डेबिट बैलेंसेस हैं वो लेस होते हैं। तो ये दोनों पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट साइड पे लिखे जाएंगे और 1875 जो है वो एफ के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा जाएगा। इसके बाद बैंक लोन है। बैंक लोन को आप डायरेक्ट जब आप बैंक अकाउंट बनाएं तो उसकी क्रेडिट साइड पे लिख दें। वी विल एज्यूम दिस लोन इज पेड फ्रॉम द बैंक। तो इसको रेजोल्यूशन अकाउंट में लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख दें। इसी तरह से ट्रेड पेएबल्स हैं। ट्रेड पेएबल्स तो ये रेजोल्यूशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आने हैं। और बैंक इंटरेस्ट एक्रूवल, इट मीन्स के जो बैंक लोन है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है दैट वाज पेएबल। एक्रूवल मीन्स पेएबल, लाइबिलिटी है क्योंकि करंट लाइबिलिटीज में लिखा हुआ है। तो इसको भी हम सीधा सीधा बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिख देंगे कि बैंक लोन और उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वी विल एज्यूम दिस इज पेड फ्रॉम द बैंक एंड सो ऑन। जैसे जैसे आपको इन तमाम पॉइंट्स की एंट्रीज बताई गई, आप इनको अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड करेंगे। एट द एंड हम क्या करेंगे, रेजोल्यूशन अकाउंट को बैलेंस ऑफ करेंगे। जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो हम पार्टनर्स में शेयर कर देंगे अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, और उस प्रॉफिट या लॉस को हमने शिफ्ट करवा देना है कैपिटल अकाउंट्स में। फिर कैपिटल अकाउंट्स को बैलेंस ऑफ करेंगे। जो एंड वैल्यूज होंगी दे विल बी पेड फ्रॉम द बैंक फॉर ईच पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। सो दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, ये आप खुद करेंगे, वर्कशीट आपको दे दी जाएगी। सो गुड लक। अच्छा जी, इससे पहले इसके बाद जो हमने टॉपिक कंक्लूड किया है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, उसका एक असाइनमेंट क्वेश्चन आपको सेंड कर दिया जाएगा। वो असाइनमेंट आपने सॉल्व करके मुझे आपने उसकी मेल करनी है। वो ईमेल आईडी आपको शेयर कर दिया जाएगा। सो स्टूडेंट्स गुड लक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम।